बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो वीडियो है स्लाइवरी ग्लैंड्स की, ठीक है, पार्ट 2 है हमारा। इसमें आज मैं आपको बताऊंगी स्ट्रक्चर्स के बारे में, ठीक है, मैं जो स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं इन द स्लाइवरी ग्लैंड स्ट्रक्चर। तो इसकी जो पिछली वीडियो है उसमें मैंने आपको एनाटमी और डेवलपमेंट तक बता दिया था। आज हम स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें जो चीज़ें आ जाती हैं क्या इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो स्ट्रक्चर है ना, इसमें मेनली उन्होंने जो है डक्ट्स के बारे में बताया है स्लाइवरी ग्लैंड्स की, ठीक है। ये जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है स्लाइवरी ग्लैंड की, डक्टल सिस्टम ऑफ द स्लाइवरी ग्लैंड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्लाइवरी ग्लैंड का जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आप स्किप कर सकें, ठीक है। तो ये आपने अच्छे तरीके से करनी है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से करनी है। इनकी डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5 से 6 डायग्राम्स हैं और वो 5 से 6 डायग्राम्स आपको फिंगर टिप पे होनी चाहिए। एक ज़रूर डायग्राम इनमें से आती है पेपर में, ठीक है। एमसीक्यू में, और बाकी चीज़ें जो है वो एमसीक्यूज़ में आ जाती होती हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है कि डक्टल सिस्टम ऑफ द स्लाइवरी ग्लैंड की ये डायग्राम है, ये आपने अच्छे तरीके से करनी है, ठीक है। इसमें मेन एक्सक्रीटरी डक्ट है, ठीक है। एक्सक्रीटरी डक्ट के स्ट्रेटरी डक्ट होती है, इंटरक्रेटरी डक्ट होती है, एनालिकुलाई बिटवीन द सेल्स हैं, ट्यूबुलर सेक्रेटरी सेल्स हैं, स्फेरिकल सेक्रेटरी सेल्स इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो सारा डक्टल सिस्टम है ये आपने हिस्टोपेंसिल्स के साथ बनाना है, ठीक है। सारा जो है बाइट वाली बॉर्डर्स लाइन्स जो है आप मार्कर से भी बना सकते हैं, लेकिन आप हिस्टोपेंसिल से अगर बनाएंगे तो ज़्यादा इंप्रेशन आएगा, ठीक है। और यही डक्टल सिस्टम जो है ये आपका एनाटमी हिस्टो में जो स्लाइवरी ग्लैंड्स है उसमें भी आ जाता है। उसमें मोस्टली आपको क्वेश्चन आ सकता है, प्रॉफ में भी आ सकता है, जो कॉलेज टेस्ट्स वगैरह हैं उनमें आ सकता है मोस्टली, ठीक है। तो अगर आपने हिस्टोपेंसिल से इसको बनाना है तो देन आपने क्या करना है कि ये सारा पिंक से आपने करना है, ठीक है। और इसके अंदर ये जो कुछ लाइंस वगैरह हैं, मतलब ये जो ट्यूबुलर सिस्टम अंदर बना हुआ है, ये आप पर्पल से इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। बाकी सारा आपने पिंक से इसको शेड दे देनी है। उसके बाद इसकी जो डायग्राम्स हैं वो उस पर मेरा जो FB पेज है उस पर भी अपलोडेड है, आप वहाँ से देख सकते हैं। मोटिवेशनल गाइडलाइंस, ठीक है, मेडिकल गाइडलाइंस एंड मोटिवेशन का पेज है, आप वहाँ से देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी अवेलेबल है, आप वो उसको ओपन करके देख सकते हैं, ठीक है। और भी कोई आपको क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद आपने इसमें से क्या करना है, ये जो लाइंस इसकी लिखी हुई हैं पूरा का पूरा पैराग्राफ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब ये आएगा तो आपने ये भी लिखना है, साथ आपको ये भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्लाइवरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर जो है उसको थोड़ा सा डिस्कस करें, तो उसको आपको डिस्कस करने के लिए आपको ये चीज़ लिखनी पड़ेगी और साथ में ये डायग्राम बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें हमारे पास मेनली जो चीज़ें आ जाती हैं उसमें हमारे पास ये अपने पीछे वाला एक दफ़ा पढ़ लेना है, ठीक है। कि मतलब इसका जो वो स्ट्रक्चर है वो बना हुआ है बंच ऑफ द ग्रेप्स। ये आपको बंच ऑफ द ग्रेप नज़र आ रहा है ना, ये ग्रेप्स की तरह से बना होता है, ठीक है। विद स्टेम सेल रिप्रेजेंटिंग द डक्ट्स एंड ग्रेप्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द सेक्रेटरी एंड पीसेज। यानी एमसीक्यू उसमें आपको आ सकता है कि जो स्टेम है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और जो ग्रेप्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो स्टेम है ये डक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो ये ट्यूबुलर ये आपके पास ग्रेप्स का स्ट्रक्चर है ये किसको कर रहे हैं शो, ये सेक्रेटरी सिस्टम जो है उसको शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए इसमें। उसके बाद देन हमारे पास आ जाता है कि इसमें मेन सेक्रेटरी डक्ट है जो कि आगे डिवाइड हुई है इंटरलोब्यूलर एंड इंट्रोलोब्यूलर एक्सक्रीटरी डक्ट में, ठीक है। दो डक्ट्स हैं, ठीक है, एक स्मॉल है एक लार्ज है। उसके बाद इसमें बताया हुआ है कि इसमें लोब्स हैं एंड डक्ट्स जो है वो पेरेंट होती है लोब्स में एंड लोब्यूल्स में ऑफ द ग्लैंड। predominant interlobular duct component is secretory duct and may play major role in the modification of the primary saliva produced by the secretory entices। MCQ की लाइन है, ठीक है, कि कौन सी डक्ट है जो कि मॉडिफिकेशन ऑफ द प्राइमरी सलाइवा में इन्वॉल्व होती है, तो वो स्ट्रेटेड डक्ट होती है। या ये पूछा जाता है कि स्ट्रेटेड डक्ट का फंक्शन क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो कि प्रोड्यूस होता है सेक्रेटरी एंड पीसेस से, ठीक है। उसके बाद देन हमारे पास आ जाता है ये हमारे पास स्ट्रेटरी डक्ट है ना, ठीक है, ये स्ट्रेटरी डक्ट है और ये यहाँ से आ रहा होता है। उसके बाद इसमें क्या है, कनेक्टिंग स्ट्रेटरी डक्ट टू द सेक्रेटरी एंड पीसेस आर इंटरक्लेटरी डक्ट। ये सारे MCQs की लाइन्स हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ, इसमें से एक MCQ ज़रूर आता है और ये MCQ की लाइन्स हैं, ये आपको सारी रट्टी होनी चाहिए। और साथ में ये SCQ में भी इसके फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि इंटरक्लेटरी डक्ट जो है वो कैसे बनती है, बाय कंटेनिंग स्ट्रेटरी डक्ट टू द सेक्रेटरी एंड पीसेस आर द इंटरक्लेटरी डक्ट विच ब्रांच वंस आर ट्वाइस बिफोर ज्वाइनिंग इंडिविजुअल एंड पीसेस। उसके बाद ल्यूमेन ऑफ द एंड पीस के बारे में पूछेंगे तो वो हम बताएंगे एक्सचेंज के इसकी जो कंटिन्यूस होती है वो किस होती है, इंटरक्लेटेड डक्ट है। ये इंटरक्लेटेड डक्ट है, इसके साथ क्या होता है, ल्यूमिन का ल्यूमिन जो है वो ज्वाइन हो रहा होता है। उसको ल्यूमिन ऑफ द एंड पीसेस इज कंटिन्यूस विद द इंटरक्लेटेड डक्ट इन सम ग्लैंड स्मॉल एक्सटेंशंस ऑफ द ल्यूमिन इंटरसेलुलर कैनालिकुलाई आर फाउंड बिटवीन द एडजेसेंट सेक्रेटरी सेल्स। तो ये जो हमारे पास सेक्रेटरी सेल्स हैं उनके अंदर ये होता है, ठीक है। ये सेक्रेटरी एंड पीसेस है ना, इनके अंदर की बात की जा रही है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है कि दीज इंटरसेलुलर कैनालिकुलाई में एक्सटेंड मोस्ट ऑफ द बेस ऑफ सेक्रेटरी सेल्स एंड सर्व टू इंक्रीज द साइज ऑफ द सेक्रेटरी यानी कि ल्यूमिनल सर्फेस ऑफ द सेल्स। तो ये भी फंक्शन है, लास्ट वाली लाइन जो है ये MCQ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये जो ऊपर इंटरक्लेटेड की एंड द फंक्शन ऑफ द सेक्रेटरी डक्ट ये इंपॉर्टेंट, ये 3 लाइन्स जो हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर MCQs, ठीक है।
उसके बाद एक चीज़ ये भी पूछी जाती है कि जो इंटरलोब्यूलर डक्ट है वो कौन सी डक्ट के जरिए हो रही होती है, और इंटरलोबार डक्ट है वो किस में एंटर हो रही होती है। तो इंटरलोब्यूलर डक्ट जो मैंने आपको बताया वो क्या है, लोब्यूल से एंटर हो रही होती है, और जो इंटरलोब्यूलर डक्ट है वो लोब से। ये जो मैंने लाइन्स लिखी हुई हैं आप ये भी देख सकते हैं, ठीक है। फिर एक्सक्रीटरी डक्ट में और ये इंटरक्लेटरी डक्ट और स्ट्रेटरी डक्ट में जा रही होती है, ठीक है। ये हमारे पास 2 डक्ट्स होती हैं, ये एंटर होती है लोब्यूल्स में और इंटरक्लेटरी डक्ट एंड स्ट्रेटरी डक्ट में जाती है, ठीक है। ये आप डायग्राम इसकी देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको ये बताना चाहिए म्यूसिन्स क्या है, एसिनाई क्या है, ठीक है। इनकी डेफिनेशन आप गूगल से देख लीजिए ताकि आपको चीज़ें पता हो, ठीक है, उससे आपको सही समझ आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेक्रेटरी सेल। सेक्रेटरी सेल की जो इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स वो ये हैं, इसमें सीरस और म्यूकस सेल दोनों होते हैं, ठीक है। दोनों टाइप के इसमें सेल्स होते हैं और ये प्रेजेंट होते हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स में। इसमें सीरस और म्यूकस सेल्स प्रेजेंट होते हैं। मैं आपसे ये सजेस्ट करूँगी कि जो आपका स्लाइवरी ग्लैंड का चैप्टर है इसको आप अपने नोट्स में लिख लें, ठीक है। यानी कि एक अपना नोट्स अलग से इस चैप्टर के बना रहे हैं, इनके पॉइंट्स जो है ना मेन पॉइंट्स सारे निकाल के आप लिख लें, या फिर आप ये जो बुक है उसके ऊपर मेनली पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लें, ठीक है। क्योंकि ये तकरीबन सारा ही आपको एक दफ़ा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एमसीक्यू इसमें आ सकता है, कि नहीं कहा जा सकता कि ये नहीं आ सकता, ठीक है। उसके बाद इसमें क्योंकि इसमें बहुत सी मेन चीज़ें सिर्फ लिखी हुई हैं और सारी बुक में मेन चीज़ें ही इस चैप्टर की लिखी हुई हैं। उसके बाद सीरस और म्यूकस सेल्स डिफर किस तरह से करते हैं इन टाइप्स एंड स्ट्रक्चर, तो हमारे पास मैक्रोमोलिकुलर कंपोनेंट है उससे डिफर कर रहे होते हैं। यानी कि जो हमारे पास सीरस सेल्स है उसमें एन लिंक्ड होता है, जो आगे हमारे पास म्यूकस सेल्स आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे लिखा, उसमें ओ लिंक्ड जो है वो प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, प्रोड्यूस प्रोटीन्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन ये प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है। इसमें एंजाइमेटिक फंक्शन वेल डिफाइंड होता है, एंटी माइक्रोबियल फंक्शन होता है, कैल्शियम बाइंडिंग होता है, ठीक है, फंक्शन होता है। सीरस ग्लाइकोप्रोटीन हैव एन लिंक्ड, हमारे पास जो है क्या होती है एन लिंक्ड ओलिगोसैकेराइड चेन होती है, ठीक है। इसमें चेन्स कौन सी होती है, एन लिंक्ड होती है। ये मतलब कि लेकिन जो सेक्रेटरी सेल है इसमें 2 चीज़ें आ रही है, ठीक है। एक हमारे पास जो आ रही है सीरस सेल, एक म्यूकस सेल। अब हमने एक सीरस सेल का सारे फंक्शंस बताने हैं और म्यूकस सेल के बताने हैं कि सीरस और म्यूकस किससे डिफरेंस है। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन आ जाता होता है इसमें मेनली वो सेक्रेटरी सेल से रिलेटेड भी आ सकता है, या वो ये पूछ सकते हैं सीरस और म्यूकस सेल में डिफरेंस क्या है। तो वो आपको पता होना चाहिए कि सीरस सेल्स जो है प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, वेल डिफाइंड इनमें एंजाइम होता है, एंटीमाइक्रोबियल फंक्शन है, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं और इसमें एन लिंक जो है हमारे पास चेन बन रही होती है, ठीक है। उसके बाद देन हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है अबाउट द म्यूकस, ठीक है। म्यूकस सेल के रिलेटेड तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, म्यूसिन प्रोड्यूस करते हैं। इनमें जो प्रोटीन कोड होता है वो हमारे पास अपोम्यूसिन होता है, ठीक है, जिसमें सेलुलर डोमेन्स होती हैं, ये हाईली सब्स्टिट्यूटेड विद शुगर रेजिड्यूज होते हैं। म्यूसिन्स जो हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन्स जो है वो भी प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। बट डिफर फ्रॉम द सीरस सेल ग्लाइकोप्रोटीन द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन कोड, यानी कि वो भी ग्लाइकोप्रोटीन्स कंटेन कर रही थी, ये भी ग्लाइकोप्रोटीन्स कंटेन कर रही थी, लेकिन डिफरेंस इनका जो है वो चेन पे आ जाता है। उसमें एन लिंक चेन था और इसमें ओ लिंक चेन आ जाती है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द स्ट्रीन एंड थेरापिन, ये बाकी आपने पढ़ लेना, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब बस मेन चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसका म्यूसिन का फंक्शन बताया कि लुब्रिकेशन में है, बैरियर में इसका फंक्शन होता है, मोस्टली एग्रीगेशन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, बाइंड करते हैं। उसके बाद म्यूकस सेल्स जो है सेक्रीट फ्यू इफ एनी ऑफ द मैक्रोमोलिकुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। जिसका उन्होंने फंक्शन लिखा हुआ है, म्यूकस सेल्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं सर्टन नॉन ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन्स भी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है। और डिस्टिंक्शन बिटवीन द सीरस सेल्स एंड म्यूकस सेल्स हैव बीन सम मोर ब्लर्ड, ये बात वैसे लिखा हुआ है, बस मेन पॉइंट वो ये याद रखने वाला कि ये ग्लाइकोप्रोटीन्स भी और नॉन ग्लाइकोप्रोटीन्स भी मोस्टली कंटेन कर रहे होते हैं, ठीक है। और उसके बाद इनका जो फंक्शन आ जाता है, उसके बाद स्ट्रक्चर इसका देखा जाए एंड सीरस सेल्स का, तो वो एक्चुअली सिमिलर है। डेट मॉर्फोलॉजी ऑफ द स्वेल एंड फ्यूज एम्प्टी अपेयरिंग का होता है ग्रेन्यूल्स, मतलब कि ये अपने सीरस और म्यूकस सेल का डिफरेंस है, इसको अपनी तरह से पॉइंट्स में लिख लेना। उसका पीछे हमने एंटीमाइक्रोबियल वगैरह फंक्शन पढ़ा था, सीरस का और म्यूकस का जो फंक्शन था वो लुब्रिकेशन और बैरियर के तौर पर एक्ट करना होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, 5 से 6 पॉइंट्स ईजिली बन जाते हैं। और उसके बाद इसकी डायग्राम अगले पेज पर बनी है, वो डायग्राम्स आपने कर लेनी है, देन इनफ है, ठीक है। उसके बाद देन हमारे पास जो आ जाता है, बस इसमें आपको ये चीज़ मोस्टली पता होनी चाहिए कि इनके प्रोटीन कोड में डिफरेंस होता है, ठीक है। उसमें एन लिंक में और उसमें म्यूकस में ओ लिंक आता है चेन। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सीरस सेल्स। सीरस सेल्स जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीरस सेल्स जो हैं इनमें इनका डिफरेंस और म्यूकस सेल का डिफरेंस, ये जो हमने पीछे पढ़ा है वो सिर्फ इसकी एक शॉर्ट डिफरेंसेस थे, लेकिन मोस्ट डिफरेंस जो इसमें ज़्यादा बनते हैं, मतलब इसमें इतने ज़्यादा डिफरेंसेस हैं इन दोनों के कि आपका एक ईजी से मतलब कि आपके पॉइंट्स आपको मतलब अपने अगर 10 से 15 पॉइंट्स याद रखे हैं जो पेपर में आपको 9 तक भी आ जाएंगे तो इनफ होंगे, ठीक है। तो इसलिए आपने सारे पॉइंट्स अच्छे तरीके से अपने पेज पे नोट डाउन करने हैं, ठीक है। एक साइड पे सीरस सेल्स और एक साइड पे म्यूकस सेल्स लिखने हैं, ठीक है। और उनको क्या करना है, पॉइंट्स में बना के लिख देना, ठीक है। और वैसे मैं चाहूँगी कि अगर आप लोग जो व्हाट्सएप ग्रुप में एडिट हैं, ठीक है, आपका हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसमें भी एडिट है, अगर आपके पास सीरस और म्यूकस सेल्स जो हैं उनका डिफरेंस आप लोगों ने अच्छे से लिखा हुआ है किसी पेज पे, तो आप वहाँ पे भी शेयर कर दें, ताकि अगर किसी का बहुत अच्छा लिखा हुआ है तो देन सब उसको फॉलो कर सकें, ठीक है, ईजीली, ठीक है। तो जो अगर कोई बनाए नोट्स इसके तो वो व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करते हैं या एफ पेज पर शेयर करते हैं, ठीक है। एफ पेज पर वैसे शेयर करेंगे तो अच्छा होगा, ठीक है। एफ पेज पर शेयर करते हैं ताकि सब देख लें। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि सीरस सेल्स आ जाते हैं,
ठीक है, पोस्ट अपलोड कर लीजिएगा। उसके बाद सीरियस सेल्स आ जाते हैं। सीरियस सेल्स हमारे पास किस तरह से बने होती हैं कि सीरियस सेल्स जो है वो सेक्रेटरी एंड पीसीज हैं जो कि बने होते हैं सीरियस सेल्स से, आर्टिफिकली स्फेरिकल एंड कंसिस्ट 8 to 12 सेल्स सराउंडिंग अ सर्टेन ल्यूमेन, सेंट्रल ल्यूमेन। ठीक है, इनके अंदर सेंट्रल ल्यूमेन होता है, ये आपने याद रखना है। उनके सेल्स पैरामिडल होते हैं और इनका हमने क्या याद रखना है, एक 8 to 12 सेल्स होते हैं। ठीक है, सेल्स इनके पैरामिडल शेप होते हैं। ठीक है, ब्रॉड एडजेसेंट टू द कनेक्टिव टिश्यू, ये वैसे एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। उसका ल्यूमेन इसका फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की तरह होता है। ठीक है, इसका जो आपने इसके साथ आपको साथ साथ डिफरेंस रिलेट करके भी बता देती हूँ कि ठीक है कि ये बने होते हैं सीरियस सेल से, ये बने होते हैं म्यूकस सेल से। ठीक है, इनकी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है ल्यूमेन की, और उसके ल्यूमेन की जो प्रोजेक्शन है वो हमारे पास लार्ज साइज की होती है दैन द सीरियस सेल्स। ठीक है, उनका ल्यूमेन जो है वो सेंट्रल होता है, इनका ल्यूमेन जो है लोकेटेड होता है एडजेसेंट सेल्स पे, जिसे हम लोग इंटरसेलुलर कनेल कोलाई भी कहते हैं, जो कि इसका फंक्शन इंटरसेलुलर कनेल कोलाई का फंक्शन क्या है कि वो इंक्रीज करता है साइज ऑफ द ल्यूमेन सरफेस ऑफ द सेल को। ठीक है, ये एमसीक्यूज़ के भी क्वेश्चन हैं और एससीक्यू के भी क्वेश्चन हैं, इसलिए आपने ज़रूर याद रखने हैं। ये इंटरसेलुलर कनेल कोलाई क्या है, ये वाइवा में पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद एमसीक्यू आ सकता है। उसके बाद स्फेरिकल न्यूक्लियाई होता है इसका जो न्यूक्लियाई है हमारे पास। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर जो था वो ट्यूब्यूल लाइक था, इसका स्फेरिकल था। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या आ जाता है, मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स हैं और माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स दोनों प्रेजेंट होते हैं इसके एंड पीसेस पे। ठीक है, और उसके बाद देन हमारे पास क्या आ जाता है, हाँ, इसका न्यूक्लियर जो है वो स्फेरिकल है, इसका फ्लैट होता है। उसके बाद हमारे पास ये मैंने लिखा हुआ है न्यूक्लियस इसका फ्लैट होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट कंसंट्रेशन कम होती है, इसमें ज़्यादा होती है, इसमें एंजाइम ज़्यादा होते हैं, इसके एंजाइमेटिक कंसंट्रेशन जो है वो लेस होती है। ठीक है, ये मैंने साथ साथ पॉइंट्स पे लिखे, आप ये भी देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स वगैरह आ जाते हैं जो कि इसमें कम होते हैं, इसमें ज़्यादा होते हैं। ठीक है, उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ द सलाइवा स्टोर प्रेजेंट इन द एपिकल साइटोप्लाज्म में स्टोर हो रहा होता है। ये आपको बताना चाहिए। ग्रेन्यूल्स इसके वेरिएबल अपीयरेंस होती है। ठीक है, मतलब जो इसकी होगी ना वो इसकी थोड़ा कम हो जाएगी, इनके इसके में ग्रेन्यूल्स जो वो लेस साइज़ के होते हैं, इसमें ग्रेन्यूल्स ज़्यादा साइज़ के होते हैं। इसका ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, इसका हमने पढ़ लिया स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। गोल्जी कम्प्लेक्सेस लोकेटेड होते हैं एपिकल एंड लेटर सरफेस पे, इसमें जो कार्बोहाइड्रेट कंसनट्रेशन यानी कि जो सेल इसमें हमारे पास जो आ जाते हैं गोल्जी कम्प्लेक्सेस वगैरह आ जाती हैं वो इसमें ज़्यादा होती हैं, इसमें थोड़ी कम होती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जंक्शंस का एक डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, जंक्शंस जो है इसमें ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इसमें जंक्शंस जो है वो कम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं ये लिखे हुए हैं, ये आपको बताना चाहिए कि इसमें गैप जंक्शन भी प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें मोस्टली नहीं प्रेजेंट होता। ठीक है, उसके बाद इसका फंक्शन आ जाता है। इसका फंक्शन जो है ये हमारे पास इसका स्टोरेज फॉर्म करता है, सिंथेसिस एंड सेक्रेशन। ये जब आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन जो मेरे मेन पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। इसमें इसका स्टोरेज मैंने लिखा हुआ है कि फंक्शन एसएसएस इनके स्टोरेज सिंथेसिस एंड सेक्रेशन में इसका फंक्शन होता है, और इसका फंक्शन म्यूकस सेल का हमने ऊपर पढ़ा था कि लुब्रिकेशन में इसका फंक्शन होता है। ठीक है, और बैरियर के तौर पे ये एक्ट कर रहा होता है। ठीक है, और इसके बाद डेमिलियंस इसमें एब्सेंट होते हैं। इसमें डेमिलियनाई यानी कि एक क्रीसेंट शेप यानी जिस तरह का चांद होता है ना उस तरह का एक शेप होती है, यानी कि इसके ऊपर इसके सेल्स पड़े होते हैं। ठीक है, कवरिंग ये जो लाइन लिखी हुई है ना डेमिलियन और क्रीसेंट, ये डेमिलियन जो है ये वाइवा में भी पूछा जाता है, एमसीक्यू में भी आता है और एससीक्यू भी आ सकता है। यानी कि जो सीरियस सेल्स होते हैं ना और म्यूकस सेल्स, इनके सीरियस सेल्स म्यूकस सेल्स के ऊपर आए होते हैं और ऐसे कोई एक निशान बना होता है। ठीक है, तो उसे हम लोग ये कह रहे होते हैं। तो ये आपने इसकी डेफिनेशन पूरी लाइन जो है वो याद रखनी है। ठीक है, और बाकी सारा आपने एक दफ़ा रीड कर लेना है। इतने ज़्यादा मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए हैं, आप इनको जो है वो लिख लीजिएगा और इसको भी अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। और इसमें से और भी आप जब रीड करेंगे आपको बहुत से पॉइंट्स और भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको चाहिए कि वो भी पॉइंट्स जो है इसमें ऐड कर दें और साथ इनकी डायग्राम कर दें। सीरियस और म्यूकस सेल के डिफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से आपने याद करना है। ठीक है, उसके बाद देन हमारे पास ये इसकी डायग्राम्स बनी हुई है। ठीक है, ये सीरियस सेल्स हैं और ये म्यूकस सेल्स हैं। ठीक है, और जो सीरियस सेल्स उसमें हमने पढ़ा था इंटरसेलुलर कैनालिकुलाई होता है। ये एमसीक्यू में आता होता है कि सीरियस सेल्स जो हैं इंटरसेलुलर कैनालिकुलाई किसमें प्रेजेंट होते हैं, तो हमारे पास सीरियस सेल्स होते हैं और इनकी ये डायग्राम्स बनी हुई हैं। ये डायग्राम्स आपने अच्छे से करनी है और जो FB ग्रुप है उसमें भी मैंने अपलोड की हुई है, वहाँ से आपने देख लेनी है। ठीक है, ये सीरियस सेल की डायग्राम आपने करनी है, जो म्यूकस सेल की डायग्राम करनी है वो ये वाली डायग्राम आपने करनी है। ठीक है, और आपने लेबलिंग कर लेनी है। जैसे ये हमारे पास आ जाती है गोल्जी अपरेटस है, टाइट जंक्शन इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये इसका बेसल लैमिना है, माइटोकॉन्ड्रिया है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये न्यूक्लियस हमारे पास देखें फ्लैट है और इसमें लिखा था स्फेरिकल था। ठीक है, उसके बाद इसमें ये सेक्रेटरी वेसिकल्स वगैरह प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद ये इसके दो डायग्राम्स हैं, ये आपने अच्छे तरीके से याद करनी है और उनकी लेबलिंग भी अच्छे से आपने याद करनी है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देन हमारे पास आ जाता है ठीक है, और उसके बाद ये भी मैंने कुछ इसका डिफरेंस लिखा हुआ है, इस तरह से आपने इसका डिफरेंस जो है वो याद रख लेना है। ठीक है, बाइन्यूक्लिएटेड है, राउंड होता है सरफेस पे और ये फ्लैट होता है। मतलब जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं मेनली इसमें भी वही पॉइंट्स लिखे हैं। तो इस तरह से आपने डिफरेंस इसका जो है वो अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, मतलब फंक्शंस वगैरह सारा कुछ अपने अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद म्यूकस सेल का आगे से न्यूक्लियाई के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, और गोल्जी कम्प्लेक्सेस वगैरह सारा कुछ बताया हुआ है। इसमें जो म्यूकस सेल्स लगता है इंट्रासेलुलर कैनालिकुलाई देखा, ये MCQs में आ जाता है एक्सेप्ट फॉर दोज कवर्ड बाय द जेमिलियनाई। तो ये MCQ की लाइन्स हैं, ये आपको आनी चाहिए। ठीक है,
उसके बाद आ जाता है फॉर्मेशन एंड सेक्रेशन ऑफ सलाइवा। ये भी ऐसी का क्वेश्चन है कि फॉर्मेशन और सेक्रेशन सलाइवा की किस तरह से हो रही होती है, वाइवा में भी पूछा जाता है। तो ये आपको बताना चाहिए 2 स्टेजेस में हो रही होती है। जो फर्स्ट स्टेज है उसमें क्या है कि सेक्रेटरी एंटिसीज एंड इंटरक्लेटरी डक्ट्स प्रोड्यूस द प्राइमरी सलाइवा विच इज़ द आइसोटोनिक फ्लूइड, ठीक है, कंटेनिंग मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स एंड ऑल ऑफ द वाइटल सलाइवा। यानी कि इसमें फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, आइसोटोनिक फ्लूइड होता है, और जिसकी सेकंड स्टेज है इसमें हाइपोटोनिक फ्लूइड होता है। फर्स्ट स्टेज में जो हमारे पास सेक्रेटरी एंटिसीज, इंटरक्लेटरी डक्ट्स एंड देन हमारे पास जो है वो प्रोड्यूस कर देती हैं प्राइमरी सलाइवा, और जो सेकंड है उसमें प्राइमरी सलाइवा जो है वो मॉडिफाई हो जाता है और स्ट्रेटेड एंड एक्सक्रीटेड डक्ट्स, यानी कि ये इसकी फॉर्मेशन और सेक्रेशन है इजी, ठीक है। आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक फ्लूइड जिसमें बन जाते हैं, यानी कि सेक्रेटरी एंटिसीज और इंटरक्लेटरी डक्ट से सलाइवा प्रोड्यूस होता है, फिर वो मॉडिफाई होकर तो किस में चला जाता है, एक्सक्रीटरी डक्ट में, एंड देन और फिर वो मेनली क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन करता है इलेक्ट्रोलाइट्स के वजह से। मालिकुलर कंपोनेंट जो है वो आज तक वैसे एससीक्यू में नहीं आया, लेकिन ये आपने एक दफ़ा इसको ज़रूर देख लेना है, ठीक है, मतलब कि अगर आज है तो आप इसको कर सकें, ठीक है। अगर आप इसको पढ़ेंगे ना तो ईजी हो जाएगा, इसका अपने फ्लो चार्ट्स बना लेने हैं, ठीक है। जैसे ये मैंने बताया कि इसमें सिंपैथेटिक न्यूरोट्रांसमिशन होती है ना, और पेरिफेरी पे, ठीक है, बीटा एनर्जेटिक, ये आपको इस तरह से समझ आएगी क्योंकि मैंने आपने इस तरह से बनाया नहीं होगा, ठीक है। जब आपने इस सारे को पढ़ना है ना, रीड करना है, तो आपने कोशिश करनी है कि खुद से इसको सिर्फ एक फ्लो चार्ट में जो लिख लें, ठीक है। या फिर आपने क्या करना है, स्पेलिकुलर कंपोनेंट और जो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ये वाला जो पूरा टॉपिक है ना, इसको आपने इन दोनों टॉपिक्स को आपने ऐसा करना है कि आपने गूगल पर जाना है, सर्च करना है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इन फ्लो चार्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। तो सलाइवरी ग्लैंड के में जो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनके बारे में उधर कुछ पॉइंट्स लिखे होंगे, ठीक है। 4 से 5 पॉइंट्स होंगे, जो थोड़े बहुत पॉइंट्स होंगे वो आपने अच्छे तरीके से कर लेना है, ठीक है। उसके बाद देन हमारे पास ये जो इसकी ये वाला है, ये यहाँ पे लिखा तो थोड़ा ही है, लेकिन फिर भी अगर आपको यहाँ से समझ ना आए तो आपने क्या करना है कि इसको जो है वो स्लाइड निकाल लेनी है गूगल पे सर्च करके। तो आपने जो इमेजेस हैं उधर जाके तो उसमें से स्लाइड निकाल लेनी है, उधर इंशाल्लाह उधर मैंने लिखा हुआ है कि वहाँ पर ईजी लिखा होगा, ठीक है। तो वहाँ से आपने ये दोनों पॉइंट्स जो हैं उनको अपनी स्टिकी नोट्स पे इसको लगा लेना, स्लाइड से देख ले, ठीक है। उसके बाद देन हमारे पास जैसे ये भी मैंने लिखा हुआ है वो लंबा सा लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपने इसको जो है वो वहाँ से देख लेना। अदर मैकेनिज्म लेकिन सलाइवा आ जाते हैं, ये भी आपने एक दफ़ा देख लेना अगर आपके पास टाइम हो, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपने करना भी होता एक दफ़ा देख लीजिएगा, लेकिन पहले आपने बाकी चैप्टर याद करना है, उसके बाद देन आपने ये 2 टॉपिक्स करने हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मायोएपिथेलियल सेल्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मायोएपिथेलियल सेल्स जो हैं वो कंट्रक्टाइल सेल्स होते हैं एसोसिएटेड विद द सेक्रेटरी एंटिसीज एंड इंटरक्लेटरी डक्ट्स। जो मायोएपिथेलियल सेल्स हैं इनके फंक्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके फंक्शन। और ये देखें जो मैंने चीज़ें हाईलाइट की हुई है ना, मोस्टली इसमें वही याद करने वाली है, मतलब कि पहले पैराग्राफ जो यहाँ तक आपने इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है। उसके बाद इसका फंक्शन क्या है, इनिशिएटिंग द कंट्रैक्शन को ये जो है वो इनिशिएट करता है, ठीक है। उसके बाद इसकी शेप जो है वो फ्यूजिफॉर्म होती है, ठीक है। और उसके बाद लोकेटेड होता है इन द पेरीन्यूक्लियर साइटोप्लाज्म में। मायोएपिथेलियल एसोसिएटेड विद इंटरक्लेटरी डक्ट। इसके बाद ये इसका ये कि इंटरक्लेटरी डक्ट के साथ एसोसिएट होगा तो इसकी फ्यूजिफॉर्म शेप होगी, ठीक है। उसके बाद अगर इसकी ये जो है वो और ये प्रोवाइड करेगा, कंट्रैक्शन करवाता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है एनपीसीज को, ठीक है, ड्यूरिंग द एक्टिव सलाइवा। और उसके बाद एक और भी जगह पे हाँ सेक्रेटरी एनपीसीज होगा तो इसकी स्टिलेट शेप होगी, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपने याद रखनी है। ये देखना हमने ऊपर पढ़ा था कि एसोसिएटेड होता है 2 चीज़ों होगी, सेक्रेटरी एनपीसीज और इंटरक्लेटरी डक्ट। अब हमने इन दोनों के डिफरेंस के रिलेटेड इसको बताना है, ठीक है। एमसीक्यू में भी आता होता है, एससीक्यू में पूरा क्वेश्चन आता है मायोएपिथेलियल सेल्स के बारे में बताएं तो आपको बताना चाहिए। और जॉइन किसके साथ हुआ होता है, डेस्मोसोम्स के साथ। ये भी एमसीक्यू होता है, डेस्मोसोम क्या है, हेमीडेस्मोसोम के साथ, कौन से जंक्शन के साथ, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एंटिसीज में इसकी शेप क्या है, ठीक है। उसके बाद इंटरक्लेटरी डिस्क में इसकी शेप क्या है, उसके फंक्शंस आ जाते हैं, यानी कि कंट्रैक्शन में इन्वॉल्व होता है, प्रोवाइड करता है सपोर्ट फॉर द एंटीसीज, ठीक है। सलाइवा में मेनली इसका रोल होता है, मेंटेन करता है सेल की पोलैरिटी को, ट्यूमर सप्रेसेस एक्टिविटी में इसका रोल होता है, ठीक है। 4-5 इसके जो है वो फंक्शंस हैं ये आपको पता होने चाहिए। और ये आपको प्रोजेनिटर सेल्स, ये पूरा जो पैराग्राफ है ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है क्योंकि इसमें से एमसीक्यू आता होता है, ठीक है। ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है, इसके 7 से 8 पॉइंट्स बन जाएंगे, ये आपने याद रखने हैं। और दैन इसकी डायग्राम है नेक्स्ट पेज पे, ये वाली डायग्राम है इसकी, ठीक है। मायोएपिथेलियल सेल्स की ये वाली डायग्राम है, ये आपने अच्छे तरीके से बनानी है और इसको इसी तरह से लेबल करना है और इसी तरह से को बनाना सीखना, ठीक है। पिंक और पर्पल कलर से जो हमारे पास हिस्टो पेंसिल है उनके साथ आपने करना है। और ये लास्ट में डायग्राम करनी है जब भी आपको मायोएपिथेलियल सेल आए, आपने इसकी डायग्राम, क्योंकि इसकी डायग्राम भी एक साथ आती है, ठीक है। मायोएपिथेलियल सेल्स को लेवल और ड्रॉ करें जो वो आपने करनी है और ये बनानी है अच्छे तरीके से, ठीक है। और इसके बाद इसकी जो ये फंक्शन है 5 से 6 पॉइंट्स ये आपने करने हैं। उसके बाद दैन डक्ट्स आ जाती हैं। डक्ट्स की वीडियो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगी, ठीक है। उसमें मैं बताऊँगी कि डक्टल सिस्टम क्या कैसे याद करना है। और डक्टल सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया कि पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है कि इसके सारे पॉइंट्स आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। और अच्छे तरीके से इनको करना पड़ेगा, ठीक है। इनमें से कभी कभी 2 एमसीक्यू आ जाते हैं प्रॉफ में, कभी 1 आ जाता है, कभी 3 आ जाते हैं, ठीक है। और पहले नहीं था, इसमें से मोस्टली आता था, लेकिन अब जो लास्ट 2 ईयर्स हैं उन तब से स्टार्ट हो गया हुआ है इसमें से भी पढ़ाना, ठीक है। लास्ट 2 ईयर्स से ऑलमोस्ट हर चैप्टर में से क्वेश्चन आ रहा है। पहले था कि डेंटिन, एनेमल, पेरिडोन्शिया 7 चैप्टर से,
उन 7 चैप्टर में से ही मतलब क्वेश्चन आते होते थे और कुछ शुरू में से किसी एक में से कभी आ जाता था, लेकिन अब तकरीबन हर चैप्टर में से जो है वो क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो आपने उसके अकॉर्डिंगली ही इसको अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है। और अभी आपके पास टाइम भी है, आप इसको एक दिन में अगर 3 से 4 घंटे देते हैं ना, तो आप एक दिन में भी इसको अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और आप में याद रखिएगा। और फिर अगर कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में FB पेज का लिंक अवेलेबल है, इंस्टा का अवेलेबल है, आप वहाँ पे भी जो है उसको फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।